देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप में। बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलने का मामला ठंडे बस्ते में चला गया है। लोकसभा में जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल के सवाल के जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि अभी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता, जिसके बाद इस मामले पर सियासत गर्मा गई। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग कर दी। नीतीश कुमार ने कहा था कि दिलाएंगे, इस्तीफा करें राज्य का दर्जा लेकर रहेंगे। लालू यादव का बयान सामने आने के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने लालू यादव के बयान को नौटंकी बताया। क्योंकि उस समय अपने तो इस्तीफा दिए नहीं, जेल जरूर चले गए। ये इस्तीफा वो नौटंकी करते हैं, राजनीतिक नौटंकी। दरअसल बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा देने की मांग बहुत पुरानी है। साल 2000 में बिहार से अलग झारखंड बनने के बाद ये मांग हो रही है। इसके पीछे की दलील है कि बिहार के बंटवारे के वक्त 90% उद्योग धंधे झारखंड के हिस्से में चले गए और इसीलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देकर विशेष सहायता देने की मांग की जा रही है। अब सरकारी कर्मचारी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे। केंद्र सरकार ने 58 साल पुराना फैसला बदल दिया। केंद्र सरकार ने 58 साल पहले की तत्कालीन सरकारों के उन आदेशों में संशोधन किया जिनमें सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की शाखाओं और उसकी अन्य गतिविधियों में शामिल होने पर रोक लगाई गई थी। मोदी सरकार के इस फैसले पर सियासत शुरू हो गई। आरएसएस ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। वर्तमान के शासन ने आज उस पाबंदी को जो हटाया है, ये निर्णय समुचित है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ये निर्णय पुष्ट करेगा। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार के फैसले का विरोध करते हुए आरएसएस पर हमला बोल दिया। आरएसएस का जो मेंबर का ओथ होता है, पहले तो मराठी में था, बाद में उन्होंने उसको संस्कृत में किया, फिर थोड़ा अमेंडमेंट्स किए। वो ओथ आपको कहता है कि वो भारत की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को नहीं मानते। वो तो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाते हैं। तो जो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाता वो तो इंडियन नेशनलिज्म के खिलाफ बात कर। वहीं कांग्रेस ने भी मोदी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए और उसे कटघरे में खड़ा किया। कल पेश होने वाले आम बजट से पहले आज लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था की स्थिति को बेहतर बताया। आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2024-25 में जीडीपी की विकास दर 6.5 से 7% रहने का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा महंगाई के मोर्चे पर राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आर्थिक सर्वेक्षण में ये भी कहा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए 2030 तक हर साल 78 लाख रोजगार देने की जरूरत है। हमारी जो वित्तीय वर्ष 2024 की ग्रोथ रही 8.2% और इन्फ्लेशन 5% से कम रहा। तो ये भारत की आर्थिक ताकत को दिखाता है। ये पिछले 10 साल की उन आर्थिक नीतियों का नतीजा है कि आज भी हम हाई ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन पर इकलौता राष्ट्र के रूप में खड़े हैं। दिल्ली की शराब नीति घोटाले के बाद एक और घोटाले के तार खुलते दिखाई दे रहे हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो ने सरकारी अस्पतालों में सिक्योरिटी मुहैया करवाने वाली कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि दिल्ली सरकार के अफसरों के साथ सांठगांठ कर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया है। इस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने एफआईआर दर्ज की है। इसके साथ साथ सिक्योरिटी देने वाली एजेंसी पर भी केस दर्ज किया गया है। दरअसल सिक्योरिटी कंपनी के जरिए दिल्ली के जीटीबी, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एसडीएन हॉस्पिटल, डॉक्टर भीमराव अस्पताल और हिंदूराव हॉस्पिटल समेत कई अन्य सरकारी अस्पतालों में सिक्योरिटी गार्ड्स की तैनाती होती है। एंटी करप्शन ब्यूरो के मुताबिक इन्हीं प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी में काम करने वाले 2 सुरक्षा कर्मियों ने एसीबी में शिकायत की है कि दिल्ली सरकार के अफसर भी इस घोटाले में शामिल हैं। देश के कई राज्यों में इन दिनों मूसलाधार बारिश हो रही है। देश के कई हिस्से बारिश और बाढ़ से बेहाल हैं। गुजरात में सूरत की सड़कें तालाब बन गईं। पूरे इलाके में जिस तरफ देखो पानी ही पानी नजर आया। सूरत में जगह जगह से गाड़ियों के फंसने की तस्वीरें सामने आईं। निचले इलाकों में लोगों के घरों तक बारिश का पानी पहुंच गया। गुजरात के द्वारका में कुदरत के कहर की तस्वीरें सामने आईं, जहां बाढ़ के बीच 3 लोग पेड़ पर फंस गए, जिसके बाद 3 लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। उधर गुजरात के राजकोट में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। पूरे इलाके में मानो नदी बह रही हो। महाराष्ट्र के सांगली में भारी बारिश की वजह से शहर के तमाम इलाकों में कई फीट पानी भर गया। कई जगहों पर दुकान से लेकर मंदिर तक पानी में डूबे दिखाई दिए। वहीं सड़कों पर पानी भरने से कई गाड़ियां फंस गईं।
यूपी में दंगाइयों और अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। बरेली में मुहर्रम के दौरान पथराव करने के मुख्य आरोपी के घर को पुलिस ने आज बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आईं। इन तस्वीरों में बुलडोजर मकान गिराते नजर आए। कुछ ही देर की कार्रवाई में बुलडोजर ने मकान को जमींदोज कर दिया। बुलडोजर ने केवल एक घर को ही नहीं बल्कि उन सभी घरों को जमींदोज किया जिनके मालिकों पर मुहर्रम के दौरान पत्थरबाजी का आरोप है। 19 अप्रैल को हुई इस हिंसा में तेजपाल नाम का एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया था और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी।